Morning students, I am Sahil sir with your economics classes. How are you beta? I hope you will be fine. Students, last time we have finished our 8th chapter and today we have start our next chapter and chapter number 9. Our last chapter is human capital formation and now today our chapter name is rural development. So you know that India's mostly population are living in rural areas. So it's very important to us, to the government, to develop the rural areas. But what is the problem of rural areas? We can discuss in this lesson. First of all, in rural areas have a two type challenges, emerging and lingering. यानी विलंबी और उभरती हुई चुनौतियां, इन दोनों का हम वर्णन करेंगे, लिंगरिंग चैलेंज एंड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो विलंबी चुनौतियां हैं क्या हैं? तो फर्स्ट है हमारा द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। ग्रामीण विकास करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है क्रेडिट का। क्रेडिट क्यों ज़रूरत पड़ती है विकास करने के लिए? क्या उनके पास है या नहीं है? तो देखिए बेटा, गाँव के अंदर क्रेडिट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो लोगों का इनकम सोर्स होता है एग्रीकल्चर, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है और आम तौर पर वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं उसके ऊपर, यानी जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। मतलब जितना मुझे साल में चाहिए उतना मैं बो लेता हूँ, बाकी मुझे व्यापारी से कोई मतलब नहीं है, तो पैसा नहीं होता। दूसरा रीज़न होता है कि जो फसल हम बोते हैं और उसका काटने का जो टाइम होता है, उसके बीच का जो गैप टाइम पीरियड होता है वो बड़ा लंबा होता है, तो वहाँ पर उनको जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ उनको दिक्कतें होती, क्रेडिट नहीं हो पाती। इन सब चीज़ों का हम वर्णन करेंगे। तो वो कह रहा है कि जो इंडियन फार्मर है वो मोटे तौर पर उसको तीन तरह की क्रेडिट की आवश्यकता होती है। एक तो होती है हमारी शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक होता है मिडिल टर्म क्रेडिट एंड थर्ड होती है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। कौन कौन सी होती हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट वो होती है जिसकी अवधि 6 महीने तक होती है या लास्ट 1 साल तक होती है, यानी 12 महीने तक होती है। अब ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? आमतौर पर जब किसान खेती करता है तो उसको खाद, बीज, बिजली के बिल, इन वगैरह की पेमेंट करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है, तो इनके लिए जो वो लोन लेता है उसको हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है मिडल टर्म क्रेडिट। ये आमतौर पर हमारी जो होती है वो 12 महीने से लेके 5 साल तक के बीच में होती है। और क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो इसकी न्यू मशीनरीज परचेज करने में, कुएं खोदने में या बांड वगैरह लगाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड आ जाता है हमारा दीर्घकालीन जो क्रेडिट होता है, यानी लॉन्ग टर्म क्रेडिट। इसकी नीड होती है परमानेंट इम्प्रूवमेंट करने के लिए या एडिशनल लैंड परचेज करने के लिए, और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो 5 ईयर टू 20 ईयर्स होता है। तो इन तीन तरह की जो किसान क्रेडिट लेता है वो ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? ग्रामीण शाख का स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो वी कैन जस्ट डिवाइडेड इन 2 वे, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, यानी संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं कि जैसा आपने सुना होगा पहले महाजन होते थे, बनिया जो आज भी होते हैं लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं, ये जो लोग काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं किसानों को। क्या करते थे पहले कि शहरों के जो बनिया लोग होते थे वो गाँव के लोगों को लोन दे देते थे और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता उनको कुछ पता नहीं कितना लग रहा। बस जब फसल पक के तैयार होती थी गांव में ही जाते थे, उसकी फसल को ले आते थे, उसको बताते तुम्हारी फसल इतनी हुई है, इतने पैसे हमारे चुक गए, अब इतना और बच रहे हैं, फिर उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल। तो इस तरह से जो किसान था वो पूरी तरह से उन साहूकारों के उसमें जाल में फंसा हुआ होता था। तो ये एक तो यहाँ से, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से उनको निकाला गया वहाँ से। तो वो जो है क्रेडिट जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स थे इनकम के। गांव जो विलेज ट्रेडर होते थे या लैंड ओनर्स होते थे या मनी लैंडर्स जिन्हें हम बोल देते हैं, ये उनके स्रोत है। फिर
यू नो डैट कि इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग 93% जो शाख की पूर्ति होती थी वो इन्हीं लोगों से होती थी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी 93% शाख की जो पूर्ति होती थी वो इन्हीं लोगों से होती थी। बट आफ्टर 1980 यानी 1981 के समथिंग लगभग ये समाप्त तो हो लिए थे, बस थोड़ा बहुत ही बचे हुए हैं इनके काफ़ी, क्योंकि उस समय फिर अब हमारे जो ये थे जो इंस्टीट्यूशनल थे वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गए थे। तो अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स की। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में कौन कौन से आते हैं? गवर्नमेंट आती है, कोऑपरेटिव है, कमर्शियल बैंक है, ये सारी चीज़ें रीजनल रूरल बैंक है, इनको हम बोलते हैं। तो ये क्या है कि इन जब से ये इंस्टीट्यूशंस आए हैं इन्होंने बहुत कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर साख प्रोवाइड किए किसानों को। अब क्या हुआ, उनको एक तो साख जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम पे मिलने शुरू हो गई, तो उन्होंने अधिक लोन लेनी शुरू कर दी और अपने जो लैंड रिफॉर्म थे, जो व्यापारिक एग्रीकल्चर थी, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से निकलकर उसके बारे में सोचने लगे, उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको ये सब करने के लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो उनको आसानी से मिलने लगे, और वो भी लो कॉस्ट के ऊपर। तो इस तरह से हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूशन सोर्स काफ़ी आके इन्होंने पूर्ति करी, और अब ये लगभग जो हमारा 1950 में या फर्स्ट 5 ईयर प्लान में केवल 7% ही साख उपलब्ध करा पा रहा था, अब वो 66% पर पहुंच गया है। और इसमें कुल मिला के ना 15 कमर्शियल्स बैंक और आ गई हैं, तो अब ये लगभग 75% जो किसानों की पूर्ति कर रहा है, साख की उपलब्धि करा रहा है। अब जो हमारा बात करते हैं जो हमारा इंस्टीट्यूशनल है वो कौन कौन से हैं। तो इंस्टीट्यूशनल्स के अंदर हमारा फर्स्ट आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, यानी सहकारी समितियां हैं जो गाँव के अंदर बनी हुई होती हैं। सहकारी समितियां किसानों को बड़े आसानी से लोन दे देती हैं, उनको खाद बीज के टाइम में वो लोन दे देती हैं और उनका एक अकाउंट उनके नाम से ओपन कर देती हैं। जब भी उनको खाद बीज की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से ले लेते हैं। उसके बाद जब उनकी फसल बिक जाती है तो वो आराम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना वो जमा करा देते हैं, उसके बाद फिर निकलवा लेते हैं, तो उनको बड़ी आसानी होती है इससे। अब इनसे क्या हो गया कि जो किसानों को समय पर और शीघ्रता से लोन मिल जाती है। दूसरा, जो महाजन थे जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलते थे उनसे उनको छुटकारा मिल गया है। अब देश के लगभग सभी क्षेत्रों में शाखाएं फैल गई हैं। दूसरा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी और तब से ये है व्यापारिक बैंक, लेकिन इसने कृषि, क्योंकि कोऑपरेटिव जो बैंक थी वो पूर्ति नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये बैंक यहाँ पर आ गई। और वैसे भी 1969 के बाद जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, तो बहुत बड़ी आसानी हो गई इस चीज़ों में। फिर हमारा थर्ड है रीजनल रूरल बैंक। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसानों को लोन देने के लिए, बड़ी आसानी से और वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन अवेलेबल करा देती है। फिर हमारी ये सबसे बड़ी जो है वो है नाबार्ड। ये एपेक्स बैंक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है ये, जिसको हम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट शॉर्ट में नाबार्ड्स बोल देते हैं। ये उन संस्थाओं को कोष प्रदान करती है जो एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं, जो जैसे कोऑपरेटिव है, रीजनल रूरल बैंक है, तो उनको ये बैंक लोन प्रोवाइड करती है। और दूसरा, उनको जो दिशा निर्देश देती है, उनको गाइडलाइंस देती है कि आपको इस तरह से लोन देनी है और यहाँ पर लोन देनी है। सभी संस्थाओं को एक तरह से ये वित्तीय पोषण करती है। तो ये हमारा था आज का। उसके बाद रिजर्व बैंक ने आया, तो रिजर्व बैंक बहुत सा कंट्रोल करती है, इसमें आसानी से लोन प्रोवाइड कर देती है। तो ये सारे चीज़ें हमने की हैं किसान जो है रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, जो उनकी प्रॉब्लम थी क्रेडिट, उसको सॉल्व किया काफ़ी हद तक। फिर उसके बाद इसमें एक टॉपिक आ जाता है रूरल बैंकिंग क्रिटिकल एवोल्यूशंस। तो इसमें इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो हमने क्रेडिट क्रिएशंस, ये ग्रामीण विकास के लिए जो ये संस्थाएं ओपन की हैं, ये कहाँ तक सक्सेस हुई हैं। तो इसका क्रिटिकल आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, इसके गुड पॉइंट भी बताने और बैड पॉइंट भी बताने। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं जो हमने पिए कि इसके जो जो गुड पॉइंट्स थे, किसानों को आसानी से लोन मिल गए, वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल गई, जो महाजनों से उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उनसे छुटकारा मिल गया, सही टाइम पे मिल गया। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां ये हैं कि ये जो बैंक हैं वो जो लोन देती हैं उसके बदले में आपसे कुछ गिरवे रखते हैं, तो वो उसकी रकम इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनके पास वो नहीं होती है, वो काफ़ी हद तक वो किसान उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं।
दूसरा है लोकवाद पॉपुलिज्म्स, यानी लाभ की दृष्टि से हम देखें तो किसानों की ऋण वसूली जो तरीका है वो बड़ा ढीला है, तो इससे जो है कि डिफ़ॉल्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसान लोन को टाइम पर नहीं चुकता करते हैं। फिर इसके अलावा व्यापारिक बैंक वित्तीय संस्थाएं जो वो बड़ी डेट्स की भ्रष्टाचार है, तो वो लोन देते हैं लिए बहुत सारे पैसे को वो खुद ले लेते हैं। तो ये कुछ कमियां रही हैं, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये तो हमारी थी जो है लिंगरिंग चुनौतियां थी जो हमारे। अगले हम पढ़ेंगे द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर रूरल मार्केटिंग में क्या दिक्कतें हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।